सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं अबाउट व्हाट इज़ कैंसर, डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड the benign tumors. Then we have also discussed about the properties of the cancer cells and इससे previous वाले lecture में हम introduction पढ़ चुके हैं to the tumor suppressor genes and the oncogenes। तो अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं तो उस playlist का link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आज हम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद सम एग्जांपल्स। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं ऐसे जीन्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स में क्या करेंगे, कैंसर को प्रिवेंट करेंगे। लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है, अगर इनका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो दे कॉजेस द कैंसर। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल है तो कैंसर को इनहिबिट करेगा सेल में, लेकिन अगर उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है ड्यू टू म्यूटेशन तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होते हैं गेट कीपर और एक होते हैं केयर टेकर। जो गेट कीपर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो भी फैक्टर सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी सेल साइकिल रेगुलेटरी जीन्स है, जैसे P53 है, RB है, दैट इज़ द रेटिनोब्लास्टोमा एंड APCR देयर। केयर टेकर के अंदर क्या होगा कि जो जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, लाइक दे हेल्प टू अवॉइड म्यूटेशन इन द जीनोम, जो DNA रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो जो भी DNA रिपेयर के प्रोटीन्स हैं जो कि ओवरऑल जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, वो केयर टेकर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल BRCA1। केयर टेकर जीन्स के अंदर जो हमारा पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ PARP1, जिसकी फुल फॉर्म है पॉली ADP राइबोज पॉलीमरेज 1। सो ये जो होता है, जैसे मैंने बताया कि जो केयर टेकर जीन्स होते हैं वो DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होते हैं। सो ये भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है DNA रिपेयर सिस्टम में, बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, सिंगल स्ट्रैंड बेस रिपेयर, या फिर जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर है और आपका जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर है दैट इज़ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ये सारे के सारे जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब PARP का ना आप ये याद रखना कि जो नॉर्मल अगर होगा, अगर नॉर्मल सेल है तो PARP जो है वर्क करेगा DNA रिपेयर के अंदर। लेकिन अगर ये क्लीव्ड फ्रैगमेंट्स है यानी कि अपोप्टोसिस हो रही है, सो अगर PARP सही है, बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल सही सलामत है, तो वो DNA रिपेयर में वर्क करेगा। और अगर PARP की फ्रैगमेंट्स हो जाती है ड्यू टू द प्रोटीएजेस, तो इसका मतलब है कि अपोप्टोसिस हो रही है। कैंसर के सेल के अंदर, लाइक जो सेल कैंसरस सेल होता है वहाँ पर आपको क्लीव्ड PARP फ्रैगमेंट्स नहीं देखने को मिलती है, यानी कि अपोप्टोसिस नहीं होता है, कैंसर सेल में अपोप्टोसिस नहीं होता है। तो वहाँ पर PARP की जो फ्रैगमेंट्स हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा कम मिलता है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि जो आपके BRCA1 एंड BRCA2 है, ये क्या करते हैं, ये भी केयर टेकर जीन्स है। तो केयर टेकर यानी कि जो कि जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे और दे विल अवॉइड द म्यूटेशन इन द जीनोम। तो ये भी हमारे पास डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगर इनका लाइक नॉर्मल है तो फिर ये क्या करेंगे, रिपेयर कराएंगे। लेकिन अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब RB जो है दैट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा, ये गेट कीपर जीन है, यानी कि जो फैक्टर्स आपके सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा आपने पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग के अंदर। तो रेटिनोब्लास्टोमा क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है E2F को इन द G1 फेज। सो अगर आपको पाथवे थोड़ा याद आए तो
सबसे पहले क्या आता है, ग्रोथ फैक्टर आता है। जैसे ग्रोथ फैक्टर आता है तो GRB2 एक्टिवेट होता है, उसके बाद में SOS एक्टिवेट होता है, उसके बाद में RAS एक्टिवेट होता है, देन REF एक्टिवेट होता है, उसके बाद MEC एक्टिवेट होता है, देन ERK एक्टिवेट होता है। ये जो है ये कहाँ जाता है, इट गोज़ इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाता है और वहाँ पर ELK को एक्टिवेट करता है। ELK एक्टिवेट होने के बाद में, ELK जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है, RNA बनता है, प्रोटीन बनता है, एंड द प्रोटीन इज़ द साइक्लिन D, साइक्लिन D बनता है। अब ये जो साइक्लिन D है, ये साइक्लिन D क्या करता है, साइक्लिन D जो है वो CDK6 या 4 के साथ में बाइंड करता है, एंड यही जो कॉम्प्लेक्स है साइक्लिन D प्लस CDK6-4, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास में फॉस्फेट ऐड करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा पे। तो रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, दिस इज़ योर RB, दैट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। इसने क्या करा हुआ है, E2F को, सो हियर आई एम मेकिंग E2F। E2F एक प्रोटीन है, तो रेटिनोब्लास्टोमा ने इसको पकड़ा हुआ है, इस प्रोटीन को, तो ये इसको ब्लॉक करा हुआ है इसने। अब ये जो CDK4 होता है, ये क्या करते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर फॉस्फेट लगा देते हैं ताकि ये E2F को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं RB का, कि अगर ये देखो, अगर इसके ऊपर फॉस्फेट लग जाएगा तो फिर ये क्या कर देगा, ये छोड़ देगा, E2F जो है वो फ्री हो जाएगा, E2F जो है वो फ्री हो जाएगा। और जब ये फ्री हो जाएगा तो ये आगे जा कर के न्यूक्लियस में एंटर करेगा और वहाँ से साइक्लिन E का जो है फॉर्मेशन होगा, और इस हिसाब से सेल साइकिल रेगुलेशन चलता है, राइट। इस तरीके से हमारा सेल साइकिल चलता है। तो लेकिन अगर ये RB जो है म्यूटेटेड होगा, ये रेटिनोब्लास्टोमा जो आपका प्रोटीन है वो म्यूटेटेड होगा, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो म्यूटेटेड है तो E2F तो हमेशा फ्री रहेगा, तो हमेशा ही DNA सिंथेसिस कंटिन्यू होता रहेगा, तो सेल प्रोलिफरेशन भी हमेशा कंटिन्यू होती रहेगी, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अब रेटिनोब्लास्टोमा नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि रेटिना के अंदर, आइज़ के अंदर, ये रेटिना के अंदर क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है। अब ये जो रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज़ है ये भी दो तरीके की होती है। सबसे पहले है हमारे पास नॉन फेमिलियल और दूसरी है फेमिलियल। नॉन फेमिलियल का मतलब है कि ये इनहेरिटेड नहीं है, और इसका मतलब है कि ये इनहेरिटेड है। फेमिलियल मीन्स दैट इट इज़ इनहेरिटेड। नॉन फेमिलियल में क्या होता है, देखो जो जाइगोट है उसमें क्या है, दोनों ही नॉर्मल है। जाइगोट के अंदर क्या है, दोनों ही चीज़ें क्या है, नॉर्मल है। सो हियर यू कैन सी कि जो इंडिविजुअल है उसका जो बर्थ होता है तो उस टाइम पर उसके पास में नॉर्मल कॉपीज़ है, नॉर्मल कॉपीज़ है RB जीन की इन द जाइगोट। एंड रेटिनोब्लास्टोमा अकर ओनली इन दोज इंडिविजुअल्स जहाँ पे कि उनकी लाइफ टाइम में, देखो यहाँ पर क्या है, जाइगोट के अंदर तो नॉर्मल कॉपीज़ है, मम्मी की साइड से भी नॉर्मल आया है, पापा की साइड से भी नॉर्मल आया है। लेकिन अगर उसके में क्या हो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाए इन वन ऑफ दीज RB जीन्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। देखो अगर एक में म्यूटेशन आ गई तो एक से तो नॉर्मल बन रहा है, लेकिन अगर दो होती है, दोनों में म्यूटेशन आ जाती है, सेकेंड कॉपी में भी म्यूटेशन आ जाती है, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है और कैंसर हो जाता है, देन कैंसर अकर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉन फेमिलियल के अंदर जाइगोट में क्या था, नॉर्मल कॉपीज़ थी RB जीन की, एंड रेटिनोब्लास्टोमा सिर्फ तभी होगा जब आपके क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाती है अलील्स के अंदर। बोथ अलील्स के अंदर क्या होती है, जब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाती है तभी क्या होगा, कैंसर होगा। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, फेमिलियल यानी कि इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड में देखो कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है स्टार्टिंग में ही उसका क्या है, एबनॉर्मल अलील्स है। यहाँ पे देखो कि जाइगोट स्टेज पे जो अलील्स है उसमें ही म्यूटेशन है। अगर जाइगोट स्टेज पे ही म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा। तो यूजुअली किस वजह से होता है, डिलीशन की वजह से होता है। तो जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि जाइगोट में म्यूटेशन है तो वहाँ से
जो रेटिना के जितने भी सेल्स बनेंगे उन सभी के अंदर क्या होगा, आरबी जीन एक म्यूटेटेड होगा, नॉन फंक्शनल होगा। अगर दूसरे वाले में भी क्या आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, दूसरे वाला भी इनएक्टिवेट हो जाए ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों ही रेटिनल, जितने भी रेटिनल सेल्स हैं सबके अंदर एक म्यूटेटेड है, और अगर बाय चांस दूसरे में भी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन आ गई तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से कैंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द ट्यूमर सप्रेसर जीन, दैट इज़ द आरबी जीन की वजह से ट्यूमर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं P10 की। अब ये भी आपने सिग्नलिंग में पढ़ा होगा। सो आरटीके सिग्नलिंग में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही ग्रोथ फैक्टर आता है तो क्या होता है, जो आरटीके है दैट इज़ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, वो एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होगा तो फिर PI3 काइनेज एक्टिवेट होगा, फिर क्या होगा, PIP2, देन PIP3 एक्टिवेट होगा, एंड PIP3 जो है आगे जा कर के इट विल रिक्रूट द AKT एंड PDK1। जो PDK1 है फिर वो फॉस्फोराइलेट होगा एंड एक्टिवेट करेगा AKT को, और AKT जो है फर्दर जाके mTOR को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। सो ये जो mTOR होता है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है अपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से सेल सरवाइव कर जाता है। अब आपको पता है कि जो कैंसर होता है, कैंसर के अंदर जो एपोप्टोसिस होती है वो नहीं होती है, कैंसर के अंदर एपोप्टोसिस नहीं होती है, तो सेल का सर्वाइवल होता है। यानी कि अगर ये पाथवे चल रहा है तो सेल सर्वाइव करता है, क्योंकि जो mTOR है ये आगे चल करके क्या करता है, एक्टिवेट करता है एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन्स को, यानी कि जो एपोप्टोसिस होने से रोके, तो सेल का सर्वाइवल होगा। सर्वाइव करेगा तो आगे जाके प्रोलिफरेट करेगा, और बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा तो कैंसर हो सकता है। लेकिन P10 क्या करता है, P10 क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करता है, PIP3 को वापस से PIP2 में कन्वर्ट कर देता है। वापस से क्या करेगा, PIP2 में कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये पाथवे जो है चल नहीं पाएगा, राइट, उसकी वजह से ये पाथवे चल नहीं पाएगा। आप ये देखो ना कि भाई जब वो वापस से जैसे PIP3 बन रहा है वो PIP2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो आगे का प्रोसेस तो चल ही नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा तो फिर नीचे जो एपोप्टोसिस का इनहिबिशन हो रहा था, सेल का सर्वाइवल हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा, तो कैंसर नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मल तो इसका ये फंक्शन है। लेकिन अगर इस P10 में क्या हो जाए, अगर इस P10 में म्यूटेशन आ जाए तो फिर ये तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा, तो फिर ये तो पाथवे चलता ही रहेगा। मान लो ये P10 में म्यूटेशन आ गई, इस ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो फिर ये अपना काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो PIP2 से हमेशा PIP3 बनता रहेगा, ये पाथवे चलता रहेगा, एंड अपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनेंगे और सेल का सर्वाइवल होगा, सेल प्रोलिफरेट करेगा और कैंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं P53 की। तो P53 को हम गार्डियन ऑफ जीनोम बोलते हैं, क्योंकि हमारे जीनोम को बचा करके रखता है। सो नॉर्मल सेल में क्या होता है, P53, अगर नॉर्मल सेल की बात करूँ तो P53 जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, एंड MDM2 जो होता है उसको पकड़े हुए होता है। यानी कि अगर मैं मान लूँ ये P53 है, ये P53 है, तो MDM2 ने इसको पकड़ करके रखा हुआ है। तो जैसे ही पकड़ करके रखता है तो इट इज़ नेगेटिव रेगुलेटर, और ये MDM2 की वजह से क्या हो जाता है, इसका यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इट गेट्स डिग्रेडेड, राइट। यानी कि जो नॉर्मल सेल है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सेल के अंदर DNA डैमेज हो जाता है, अगर सेल के अंदर DNA डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा, फिर इस DNA डैमेज को, जैसे यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर हुआ तो उसको किसने आइडेंटिफाई करा या रिकॉग्नाइज करा, ATM और ATR प्रोटीन ने उसको सेंस किया। उसके बाद उन्होंने CHK1 एंड CHK2 को एक्टिवेट किया, और फिर फर्दर P53 का एक्टिवेशन हुआ। अब P53 जब एक्टिवेट होता है तो फिर ये क्या करता है, ये करता है सेल साइकिल अरेस्ट, क्योंकि P16, P15 एंड P21 को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और जो कि क्या करते हैं, CDK को इनहिबिट करेंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपके पास P16 है, जैसे P16 जो है वो इनहिबिट करता है किसको, CDK4 को,
और साइक्लिन डी का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको इनहिबिट करता है। और जो P21 है वो किसको इनहिबिट करता है? साइक्लिन ए को प्लस आपका CDK2 को इनहिबिट करेगा। तो अब आपको ये पता है कि साइक्लिन डी और CDK4 जो होता है वो कौन सी फेज़ में इन्वॉल्व होता है? G1 में। तो G1 में होता है तो सेल साइकिल G1 में क्या हो जाएगी? अरेस्ट हो जाएगी। अब साइक्लिन ए और CDK2 जो होता है वो S फेज़ में होता है, राइट? तो ये S फेज़ में सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी। तो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी तो फिर सेल साइकिल ही नहीं चल रही है तो प्रोलिफरेशन कहाँ से होगा और जो कैंसर नहीं होगा अगर ये नॉर्मल वर्क कर रहा है। दूसरा, ये DNA रिपेयर को एक्टिवेट कर देता है। जो भी DNA रिपेयर के प्रोटीन्स हैं उनको क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। DNA रिपेयर के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। अगर ऐसा डैमेज हो जाए जो कि इरिवर्सिबल है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस सेल को मार दिया जाता है, एपोप्टोसिस करा दी जाती है। तो जो भी एपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं ये उनको एक्टिवेट कर देगा, प्यूमा नॉक्सा उनको एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाएगा। ये तो थी इसकी नॉर्मल बात। लेकिन अगर क्या हो जाए P53 के अंदर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन हो गई तो ये सारे काम जो है वो नहीं हो पाएंगे। ये सारे काम जो नॉर्मल ये काम कर रहा था वो नहीं हो पाएंगे तो एपोप्टोसिस तो नहीं होगी। तो जब एपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल जो है डिवाइड करता जाएगा, प्रोलिफरेशन होता रहेगा एंड कैंसर हो जाएगा। सो हर एक ट्यूमर सप्रेसर जीन में आप देख रहे हैं कि जब उनका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा है, नॉर्मल फंक्शन है तो वो हेल्प कर रहे हैं ट्यूमर को इनहिबिट करने में, लेकिन जैसे ही उनका लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। सो P53 में क्या है कि बाकी के जितने भी ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं उनमें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे 2 कॉपीज़ हैं, 2 कॉपीज़ में क्या होगा कि अगर दोनों में ही म्यूटेशन हो, इस वाली में भी हो, इसमें भी म्यूटेशन हो, इसमें भी म्यूटेशन हो, तभी जो है कैंसर होगा। लेकिन एक्सेप्शन है P53 कैसे एक्सेप्शन है? मान लो इसकी ये 2 कॉपीज़ हैं, इनमें क्या होगा, दोनों एक में ही अगर म्यूटेशन होगा तब भी कैंसर हो जाएगा। सिंगल कॉपी भी अगर P53 की म्यूटेटेड हो जाती है तो उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब बात करते हैं INK4 प्रोटीन्स। देखो INK4 जो प्रोटीन्स होते हैं, INK4 वाले जो होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं किसके? दे आर द इनहिबिटर ऑफ CDK4 के इनहिबिटर होते हैं। तो ये सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं इन द G1 फेज। तो इनहिबिटर ऑफ CDK जैसे P15, P16, P21, अभी मैंने समझाया था कि P21 जो है वो CDK2 को इनहिबिट करता है ना। और जो आपका P16 है, देन वी हैव द P16 जो है वो CDK4 साइक्लिन डी को इनहिबिट करेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगर ये नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो जैसे अभी मैंने समझाया था, तो फिर क्या होगा कि ये सेल प्रोलिफरेशन को होने से रोकेंगे। लेकिन अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो फिर कैंसर हो जाएगा। तो फिर जो सेल साइकिल अरेस्ट है वो नहीं हो पाएगा। अगर DNA डैमेज भी हो गया स्टिल फिर भी सेल साइकिल अरेस्ट नहीं हो पाएगा और वो जो डैमेज्ड सेल है वो डिवाइड करता जाएगा, प्रोलिफरेट करता जाएगा और कैंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है P15 और P16 ये INK4 फैमिली के हैं और ये INK2 फैमिली का है। INK2 यानी कि ये CDK2 को इनहिबिट करता है और ये CDK4 को इनहिबिट करते हैं। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अबाउट APC, दैट इज़ द मेंबर ऑफ WNT सिग्नलिंग। अगर आपने पढ़ी होगी तो WNT जो होता है एक मॉर्फोजन होता है। WNT के अंदर जो हमारे पास सिग्नलिंग होती है वहाँ पे अगर हम बात करें तो APC होता है। APC के अंदर इट मीन्स द एडिनोमेप्टोसिस पॉलिप कोलाई, इसका जो है फुल फॉर्म होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्शन कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है, सिग्नलिंग कैसे चलती है थोड़ा सा वो बता देती हूँ। अगर देखो WNT एब्सेंट होता है, अगर सिग्नल एब्सेंट है तो बीटा कैटेनिन का लाइक WNT इज़ नॉट देयर, सिग्नल नहीं है तो बीटा कैटेनिन का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। अब ये डिग्रेडेशन कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि
जो आपका बीटा कैटेनिन है, बीटा कैटेनिन जो है इसका फोस्फोरिलेशन होगा बाय CK1, यानी कि केसीन काइनेज 1 जो है यहाँ पर आके बाइंड करेगा, इसका फोस्फोरिलेशन करेगा। फिर GSK3 जो है यहाँ आएगा, बाइंड करेगा, इसका फोस्फोरिलेशन करेगा। तो सेकेंड फॉस्फोरिलेशन कौन करेगा? ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 यहाँ पे बाइंड करेगा। एंड इस कॉम्प्लेक्स को होल्ड कौन करके रख रहा है? होल्ड कौन करके रख रहा है इस डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को? दैट इज़ द एक्सिन एंड APC। एक्सिन और APC जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड जो बीटा कैटेनिन है उसका यूबिक्विटनाइजेशन हो जाएगा एंड उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में बीटा कैटेनिन के ऊपर फोस्फोरिलेशन किया केसीन काइनेज ने और GSK3 ने, और इस कॉम्प्लेक्स को किसने होल्ड करा हुआ है? एक्सिन और APC ने। अब ये जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है होल्ड करा हुआ है APC ने, जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा? इसका यूबिक्विटनाइजेशन हो जाएगा बीटा कैटेनिन का और ये डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पर कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास यहाँ पर APC में म्यूटेशन है, अगर APC जो कि हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो फिर ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। होल्ड नहीं कर पाएगा तो बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा, यूबिक्विटनाइजेशन होने के बाद डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। तो बीटा कैटेनिन जो है वो तो अब क्या है? मज़े में है। तो अब बीटा कैटेनिन ईजिली जो है स्टेबलाइज रहेगा और वो अंदर चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, एंड उसके बाद में वो क्या करेगा? यहाँ पर हमारे पास में अनकंट्रोल सेल ग्रोथ कराएगा। और जब अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है तो क्या होता है? देखो, c-MYC बहुत ज़्यादा बन रहा है, साइक्लिन D1 बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ की वजह से कैंसर हो जाएगा। सो आप इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जितने भी हमने जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो डिस्कस करे। हमने APC पढ़ लिया, BRCA1 पढ़ लिया, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द INK4, देन P10 के बारे में पढ़ लिया, RB के बारे में पढ़ लिया। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट वाले थे वी हैव डिस्कस्ड। बाकी के जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो MSH2 है या 1 है वो नॉर्मल में क्या करते हैं? मिसमैच रिपेयर में होते हैं, और अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए तो फिर कैंसर हो सकता है। देन TP53 अगर नॉर्मल है तो इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सेल साइकिल कराता है नॉर्मली रेगुलेट, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो सार्कोमा, लिम्फोमा हो सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो WT1, ये भी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो उससे किडनी में ट्यूमर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।